हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो मेरा क्लास है, सेकंड नंबर का क्लास है। किसका? जेपीएससी जो PYQ का जो क्लास चल रहा है उसका सेकंड क्लास है। ठीक है, तो आप लोग देख ही चुके होंगे कि जेपीएससी ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है। ये जो एग्ज़ाम कैलेंडर जो जारी हुआ है, ठीक है, जो एग्ज़ाम डेट्स आए हैं वो जो अब 2025, 24 और 23 में जितने भी सारे फॉर्म फिलअप हुए थे और एग्ज़ाम्स रुके हुए थे वो सारे 2026 में हो रहा है। ठीक है, तो उसी का कैलेंडर अभी जारी कर दिया गया है। तो इसमें से भी आपका है एक जेपीएससी जेट का भी एग्ज़ाम है, जिसका मार्च में होने वाला है एग्ज़ाम। तो इसके लिए अगर आप लोगों को क्लासेस चाहिए जैट के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कि आपका इसका क्लासेस प्रीवियस ईयर का चाहिए तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगी आप लोगों को। पेपर इसमें भी 2 पेपर्स होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट वन होता है और सेकंड होता है। सेकंड पेपर जो आपका ब्रांच से रिलेटेड होता है, जो कि आपका ऑप्शन पेपर होता है, जो आप ग्रेजुएशन और पीजी में किए हुए रहते हैं। तो इसमें से जितने भी अगर कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे, मैनेजमेंट के स्टूडेंट होंगे या फिर हिस्ट्री के जिनके ऑनर्स होंगे वो स्टूडेंट होंगे, अगर क्लासेस देख रहे होंगे तो प्लीज आप बताइएगा कि इनका PYQ आपको चाहिए विथ फुल एनालिसिस, तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगी ये जेपीएससी जेट के लिए। ठीक है, और पेपर इसका मैं पेपर 1 भी करवाऊंगी। जो मार्च में जो एग्जाम हो रहा है इसका पेपर 1 में करवाऊंगी, जिसमें एप्टीट्यूड पढ़ना है, हायर एजुकेशन पढ़ना है और मैथमेटिक्स, रीजनिंग और थोड़ा साइंस भी पढ़ना है। तो ये सारा मैं करवा दूंगी। एमसीक्यूज भी करवा दूंगी, और अगर आप लोग को इसका बेसिक क्लास भी चाहिए तो बेसिक भी करवा दूंगी। ठीक है, तो ये अभी जो मैं क्लास ले रही हूँ वो जेपीएससी का 2023 का क्वेश्चंस है जो पूछे गए थे किसमें, पेपर 1 में। ये सारे क्वेश्चन जो मैं अभी करवाऊंगी वो 2023 के क्वेश्चन है। लास्ट जो मैं क्लास कराई थी ना, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी ईयर के थे, बट मैं इस बार लाई हूँ ओनली 2023 का क्वेश्चन, क्योंकि ईयर वाइज करवाने से ना ज्यादा बेटर होता है। इससे पैटर्न पता चलता है। क्या पैटर्न पता चलता है कि जो कमीशन है, जो जेपीएससी है, उनका पूछने का जो तरीका है वो क्या है, वो क्वेश्चंस कहाँ से ज्यादा पूछ रहे हैं वो पता चलता है। PYQ करने का मतलब ही होता है कि पैटर्न पता चलता है कि किस पैटर्न का क्वेश्चन जेपीएससी हर साल पूछ रहा है। इससे एक आइडिया हो जाता है कि हमें कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है। ठीक है, तो फिर बहुत ज्यादा बातें नहीं करना है और क्लासेस स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर ये सारे क्लासेस और अभी जितना मैं एक्सप्लेन की हूँ जेपीएससी जेट के लिए, ये सारे आपकी क्लासेस अगर आपको देखनी है तो प्लीज आप वैप्स एकेडमी से जुड़िए। ठीक है, वैप्स एकेडमी से जुड़िए, उसको सब्सक्राइब कीजिए उसका नोटिफिकेशंस के लिए। और इसका एक टेलीग्राम लिंक भी है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहता है। आप वहां से जाके कमेंट में आप पूछ सकते हैं जो भी आपका क्वेरीज रहेगा, और पीडीएफ भी आपको वहीं पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ठीक है, आज का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 2023 का जेपीएससी का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित है। ठीक है, पूछ रहा है कि स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित पूछ रहा है कि कौन है। तो इनका जो स्थापना हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो आपका हुआ था कब, पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर मैं आंसर बताती हूँ। ठीक है, इसका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो IENC का जो
स्थापना हुआ था वो हुआ था आपका 1885 में, ठीक है। इसका जो पहला बैठक हुआ था, इसका पहला बैठक हुआ था आपका मुंबई में, ठीक है। और इनका जो अध्यक्षता जो किए थे, अध्यक्ष जो थे वो थे आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ये दिसंबर में हुआ था, ठीक है, दिसंबर में हुआ था, दिसंबर के टाइम हुआ था। और इनका अध्यक्ष कौन किए थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। लेकिन इसका संस्थापक पूछ रहा है तो कौन है वो? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। इनका आंसर हो जाएगा आपका ए.ओ. ह्यूम। अब ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन के बारे में भी देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या है। ये लाला लाजपत राय जी के बारे जानते हैं। इनका था, इन्होंने यंग इंडिया जैसी, यंग इंडिया इंडिया जैसी एक साहित्यिक रचना किए थे इन्होंने, ठीक है, साहित्यिक रचना किए थे। इन्हें पंजाब केसरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पंजाब केसरी। और ये जो पीएनबी जो बैंक है, पीएनबी बैंक, उनका फाउंडर भी इन्हीं को माना जाता है, यानी संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। और ये जो सर्वेंट्स ऑफ पीपुल जो सोसाइटी की स्थापना हुआ था वो 1921 में, ये इन्हीं के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। थर्ड नंबर ऑप्शन में क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। इसमें इन्हें राष्ट्र गुरु के नाम से जाना जाता है। इन्हें राष्ट्रीय गुरु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये इतने सारे मैं इसलिए बता रही हूँ ना, आज इनके बारे पूछा गया है, ठीक है, ए हुम के बारे। कभी पूछ दे कि राष्ट्रीय गुरु किन्हें कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय गुरु किन्हें बोला जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बोला जाता है। तो ठीक है, तो ये बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जानते हैं कि क्या है। इनको एक जनता के द्वारा ना एक उपाधि दिया गया था। वो क्या था? वो था लोकमान्य दिया गया था। क्या दिया गया था? लोकमान्य का उपाधि दिया गया था। इनको उपाधि दिया गया था, ठीक है। और दूसरा क्या था कि इनका जो नारा था, कभी कभी नारा भी पूछता है कि स्वराज में, इनका जो नारा था, इनका नारा था स्वराज, हाँ, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेके रहूंगा, ठीक है। जो किन्होंने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। कभी क्वेश्चन में पूछ दे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किनके द्वारा बोला गया था, तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एओ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि छोटा नागपुर पठार मुख्यतः किस नदी तंत्र द्वारा अपवाहित होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि which article of the Indian Constitution deals with the abolition of the untouchability। क्या बोल रहा है कि अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता के उन्मूलन किससे संबंधित होते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का 17। इसका आंसर हो जाएगा 17। अनटचेबिलिटी का बात कौन करता है? आर्टिकल 70। अब 14 है आपका राइट टू इक्वालिटी का बात करता है। क्या चीज का बात करता है? राइट टू इक्वालिटी का बात करता है। 21 आपका हो जाता है राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का बात करता है। किसका बात करता है? पर्सनल लिबर्टी का बात करता है, आर्टिकल 21। 15 इसको भी बता, ये धर्म का बात करता है, जाति का बात करता है,
और फिर मूल्यवंश का बात करता है, जिसमें आपको क्या करना है, भेदभाव नहीं करना है। क्या नहीं करना है, भेदभाव नहीं करने का बात करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, अनटचेबिलिटी का बात करता है आर्टिकल नंबर 17। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि एमएसपी का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, एमएसपी का। तो एमएसपी का मेन उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये करता है, क्या करता है, प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम प्राइस फॉल। ऑप्शन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी। जो एमएसपी का जो मुख्य उद्देश्य होता है, एमएसपी का जो मुख्य उद्देश्य होता है, वो होता है जो किसानों के जो फसल होते हैं, किसानों के जो फसल होते हैं उसके कीमत, क्या कीमत में जो गिरावट आती है, गिरावट आती है उसको रोकना होता है, उसको रोकना होता है। एमएसपी का मेन फंक्शन यही है कि किसानों का जो प्राइस में जो फॉल होता है उसको रोकना रहता है। अब क्वेश्चन नंबर, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जिसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3 सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वेस्टर्न घाट। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर वेस्टर्न घाट। अब हमें ये पता होना चाहिए कि भारत में बायोडाइवर्सिटीज हॉटस्पॉट है कितने। तो कितने हैं हमारे, 4 है। 4 कौन कौन है, एक हिमालयाज है, हिमालयाज है, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है, ठीक है। तीसरा आपका हो जाएगा इंडो बर्मा, इंडो बर्मा। चौथा आ जाएगा आपका सुंडालैंड। कौन आ जाएगा आपका, सुंडालैंड। तो यहाँ पे ऑप्शन में 2 ही दिख रहा था, यही दोनों में चूज करना था आपको, ठीक है। या तो आपका ऑप्शन नंबर ए होता या तो फिर ऑप्शन नंबर बी होता। तो जैव विविधता के लिए बोल रहा है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। तो सॉरी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हमारे कितने हैं हॉट स्पॉट, 4 है, हिमालयाज और वेस्टर्न घाट, ये इंडो बर्मा और सुंडालैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि क्या है। 6 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्लड क्लॉटिंग का बात कर रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी रहता है। आंसर हो जाएगा ये आपका विटामिन के। ये विटामिन के आपका हो जाएगा, ठीक है। ये जो विटामिन के है ना, ये फैट सोलेबल होता है। क्या होता है, फैट सोलेबल, यानी कि वसा में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील होता है। ये हड्डियों और हड्डियों को स्वस्थ बनाता है और हड्डी को भी स्वस्थ बनाता है। थोड़ा सा जानते हैं विटामिन ए के बारे में। ये आंखों से रिलेटेड होता है, ये आंखों से रिलेटेड होता है। किससे, आंखों से रिलेटेड होता है। इसकी कमी से आपको इसी की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। किससे होती है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी का बीमारी होता है। और इस विटामिन ए से ही आपका इम्यूनिटी, क्या इम्यूनिटी और त्वचा के लिए महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण होता है। कौन, विटामिन ए। विटामिन ए आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। थोड़ा सा विटामिन सी के बारे में जानते हैं, ठीक है। विटामिन सी के बारे, विटामिन सी में ये इसको अब ना स्कॉर्बिक एसिड भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, एल स्कॉर्बिक एसिड भी बोल सकते हैं।
एसिड भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। यह खट्टे फल से प्राप्त होता है, ठीक है, इसको खट्टे फल से प्राप्त होता है, जिसको बोल सकते हैं सिट्रिक फ्रूट्स। सिट्रिक फ्रूट्स कंज्यूम करने से यानी कि खाने से आपको विटामिन सी की फुलफिलमेंट होती है। अब विटामिन डी जो कि इस विटामिन डी को बोलते हैं सनसाइन विटामिन भी बोला जाता है। इसको ये कैल्शियम को अवशेषित करता है, क्या करता है, कैल्शियम को अवशोषण करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है, ठीक है। तो इसका ये इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अ विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, विद्युत धारा की इकाई होता है वो एम्पियर होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो वोल्ट का कभी पूछ दे कि वोल्ट का क्या होता है, वोल्ट का होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है इसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है, यानी कि विद्युत विभव, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत विभव इसको बोलते हैं। और ओम का क्या हो जाता है आपका, इसका इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। वाट का तो पता ही होगा, पावर, इसको पावर बोलते हैं, ठीक है। इन लोगों का यूनिट वाट का पावर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पीएच वैल्यू पूछ रहा है किसका, प्योर वाटर का, ठीक है। क्वेश्चन में है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो इसका जो पीएच मान होता है वो है आपका 7। कितना होता है इसका पीएच वैल्यू, 7 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें भी देखते हैं कि क्या होता है। वो जो प्योर वाटर होता है, जो आपका प्योर वाटर होता है वो नेचुरल यानी कि उदासीन, क्या होता है, उदासीन यानी कि नेचुरल बनता है, ठीक है। लेकिन इसको क्या कहते हैं, लेकिन प्राकृतिक और पीने वाला पानी का पीएच, यानी कि जो पीने वाला जो पानी होता है उसका पीएच, जो पीएच होता है, पीएच आमतौर पर कितना होता है, 6.8 टू 8.5 के बीच होता है। तो प्योर वाटर का इसमें आंसर हो जाएगा कि 25 डिग्री सेल्सियस का शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो वो आपका होता है 7। ओके, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 9th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिरसा मुंडा बिलोंग्स टू विच ट्राइबल कम्युनिटी, यानी कि बिरसा मुंडा किस जनजाति से संबंधित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंडा जनजाति से थे। कौन सा जनजाति से थे, मुंडा जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि झारखंड के किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, झारखंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोल के लिए। किस चीज के लिए, कोल के लिए। तो कोल सबसे ज्यादा आपको मिलेगा कहाँ पे, झरिया और बोकारो क्षेत्र, कहाँ पे, बोकारो क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा मात्रा पे विस्तृत है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर का 10 का 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच इंडियन सिटी होस्टेड द G20 समिट 2023। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारतीय शहर में हुआ। कहाँ पे हुआ था वो आपका, तो आपका हो जाएगा न्यू दिल्ली। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में।
न्यू दिल्ली में कहाँ पे हुआ था? ये भारत मंडपम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा बी। कब से कब तक हुआ था ये? 9 सितंबर टू 10 सितंबर 2023। ये तो लास्ट ईयर 2023 में आपको जगह का नाम पूछा था। ठीक है, कभी पूछ दे कि इंडिया में फर्स्ट टाइम G20 सम्मेलन का थीम क्या था? जो पहला थीम क्या था? तो इसका जो थीम था 2023 का जो G20 हुआ था, उसका आपका थीम था वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम। क्या? कुटुंबकम, यानी कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक परिवार और एक भविष्य। क्या था इसका थीम? एक भविष्य, वासुदेव कुटुंबकम। फिर पूछ दे कि अगर अब जो एग्जाम आएगा उसमें अगर पूछ दे कि 2024 में G20 सम्मेलन कहाँ हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्राजील। क्या हो जाएगा? ब्राजील। 25 का पूछ देगा कि 25 में G20 सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। आई होप सारे क्वेश्चन जो मैं आप लोग को बता रही हूँ वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार होता है? तो वैश्विक तापमान के लिए आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ये वातावरण में क्या? वातावरण में उष्मा का उष्मा को रोकती है। क्या करती है? रोकती है, जिससे आपका ग्रीन हाउस गैस प्रभाव होता है। ठीक है, तो ये जो सारे जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये लास्ट क्लास का जो प्रीवियस ईयर PYQ करवाई थी ना मैं, वहाँ पे सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं और आगे भी क्वेश्चन है वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा किस देश से ली गई है? ठीक है, ये JPSC का क्वेश्चन है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 13 नंबर का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया। पूछेगा कि आप कभी नेक्स्ट एग्जाम में कभी पूछ दे कि DPSP कहाँ से लिया गया? DPSP आपका कहाँ से लिया गया है? ये हो जाएगा आपका आयरलैंड। कहाँ से हो जाएगा? आयरलैंड। अब पूछ दे कि FR यानी फंडामेंटल राइट्स कहाँ से हो जाएगा? USA का। फंडामेंटल ड्यूटीज पूछ दे तो वो कहाँ से लिया गया है? वो आपका लिया गया है USSR से लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि GDP मेजर किसको करता है? GDP जो है वो मापता किसको है? मतलब GDP क्या मापता है? तो GDP आपका क्या मापता है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होता है। ठीक है, तो ये जो टोटल ये मेजर करता है, ये जो GDP है, ये जो GDP है वो आपको 3 टाइप से मेजर करता है। कितने टाइप से मेजर करता है? 3 टाइप से मेजर करता है। पहला मेजर जो करता है वो एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर मेथड से करता है। ठीक है, दूसरा जो आपका होता है वो होता है
इनकम के तौर पे मेजर करता है। किसके तौर पे करता है? इनकम के तौर पे। और तीसरा जो होता है आपका, वो आपका वैल्यू एडेड के तौर पे करता है, मेजर करता है। कौन? जीडीपी। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, जीडीपी को मेजर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा जीडीपी का, यानी कि सी आपका हो जाएगा कंजम्पशन हो जाएगा, आई हो जाएगा जो इन्वेस्टिगेशंस होता है, और आपका जी हो जाएगा जो गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग करता है, उसके बाद आपका हो जाएगा एन एक्स, यानी कि नेक्स्ट एक्सपोर्ट क्या होगा। ठीक है, इससे आपको जीडीपी इससे मेजर करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 15 का हो जाएगा सोलर एनर्जी। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, सोलर एनर्जी। यह नवीकरणीय, ये जो है, ये नवीकरणीय ऊर्जा को और प्रदूषण मुक्त है। ये मुक्त का ये सोर्स है। ये नवीकरणीय ऊर्जा और प्रदूषण को मुक्त करता है। कौन? सोलर एनर्जी। ये जो सोलर एनर्जी है, ये दो तरह से होता है। ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ठीक है, ये दो तरह से, ये दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है आपका? फोटोवोल्टिक के होता है। ठीक है, क्या होता है पहला? फोटोवोल्टिक। सेकंड वन क्या होता है आपका? कंसंट्रेट होता है। क्या होता है? कंसंट्रेट सोलर थर्मल होता है। ठीक है, ये दो तरह से काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 15 का, 15 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्या कह रहा है कि झारखंड का गठन किस राज्य से हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार हो जाएगा। ठीक है, कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 में हुआ था इसका। और ये 18th स्टेट कहलाया इंडिया का। ठीक है, उस टाइम ये भी जान ले, जब झारखंड अलग हुआ तो उस टाइम सीएम कौन थे? वो बाबूलाल मरांडी जी थे। कितने थे? कौन थे? बाबूलाल मरांडी जी थे। कब से कब तक थे ये? 2002, 2000 से लेके 2003 तक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सेकेंड। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि किस नदी को झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है? तो किस नदी को, 17 नंबर क्वेश्चन बोला किस नदी को झारखंड का जीवन रेखा कहा जाता है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण रेखा नदी को कहा जाता है। ये रांची के पास से निकलता है। ठीक है, यह जमशेदपुर और घाटशिला जैसे शहरों से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है ये? जमशेदपुर, सॉरी, जमशेदपुर और घाटशिला से होकर गुजरती है। ठीक है, थोड़ा सा दामोदर नदी को भी देख लेते हैं। ये झारखंड की सबसे लंबी नदी है। क्या सबसे लंबी नदी है? झारखंड की सबसे नदी और सबसे बड़ी भी है। ठीक है, और ये आपका कोयल नदी का दो पार्ट है।
एक है आपका हो जाएगा उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल, और दूसरा दूसरा होता है आपका दक्षिणी कोयल, दक्षिणी कोयल, उत्तरी और दक्षिणी कोयल होता है, ठीक है। और इसको देख लेते थोड़ा, बराकर नदी, ये दामोदर की सहायक नदी है। बराकर नदी जो है ये दामोदर की सहायक नदी है। क्या है? सहायक नदी है। जो तिलैया और मैथन बांध इसी में स्थित है। तिलैया और जो मैथन जो डैम है वो इसी में बनी हुई है, मतलब स्थित है, ठीक है। अब इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 17 का ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 18। 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा जो ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित कौन करता है? आपका ऑक्सीजन करता है, यानी कि ये उत्सर्जित करता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है प्रकाश संश्लेषण के टाइम, ऑक्सीजन गैस निकलता है प्रकाश संश्लेषण के टाइम, ठीक है। और नाइट्रोजन को देखते थोड़ा, नाइट्रोजन में क्या है? ये जो है ये वायुमंडल में लगभग जो नाइट्रोजन है वो 78% हिस्सा यानी कि पाया जाता है। कौन? नाइट्रोजन गैस। और ये कलरलेस होता है, ये कलरलेस गैस है, ठीक है, यानी कि रंगहीन गैस है, रंगहीन गैस है नाइट्रोजन। और ये स्वाधीन भी होता है, ये स्वाद जो बोला जाता है स्वाधीन, स्वाधीन भी होता है। और इसमें इनर यानी कि इनर्ट यानी कि ये सक्रिय भी होता है, ये लाइफ के लिए आवश्यक है। ये जो है नाइट्रोजन हमारा, ये लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। ये डीएनए एंड प्रोटीन का हिस्सा होता है। क्या होता है? हिस्सा होता है, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2023? 2023 में कौन थे हमारे राष्ट्रपति? तो वो थे आपके श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी थे। कौन थे? द्रौपदी मुर्मू जी। ये जो है इनका जो कार्यकाल रहा है 2022 अभी तक, ये 15th नंबर के हैं राष्ट्रपति। कितने नंबर के हैं? ये जो है ये 15th नंबर के हैं, ठीक है। सॉरी, ये 15th नंबर के हमारे राष्ट्रपति है। ये रामनाथ कोविंद जी, ये 2017 में थे। कब थे? 2017 में, 2000 यानी कि 2017 से 22 तक थे, 2022 तक। उनके बाद हमारे द्रौपदी मुर्मू जी आए थे 2022 से, ठीक है। और ये जो हमारे अभी पीएम है प्रेजेंट टाइम पे, और प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी जो थे आपका, इनका जो कार्यकाल था जुलाई 25 2012 टू 2017। ये इनका जो नंबर था वो 13वें नंबर के थे। ये राष्ट्रपति जो थे ये 13 नंबर के थे। और ये जो रामनाथ कोविंद जी थे वो 14th नंबर के हैं, ये 15th नंबर के हैं। तो ठीक है, जो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा वेद मुख्य रूप से यज्ञ एवं अनुष्ठानों से
संबंधित है। लास्ट क्लास में फुल एक्सप्लेनेशन किया गया है इसका, सारे वेदों का, आप जाके वहां से देख सकते हैं। बट अभी जो 20 नंबर का जो क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यजुर्वेदा। कौन हो जाएगा? यजुर्वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि विच लैटिट्यूड इज नाउ एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? कर्क रेखा जो है वो किस अक्षांश पर स्थित है? तो वो हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह जो है ये उत्तरी गोलार्ध में इक्वेटर यानी कि भूमध्य, इक्वेटर यानी भूमध्य पर, भूमध्य रेखा पर लगभग 23.5 डिग्री, सॉरी 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। यह सूर्य की किरणें पूरी तरह, ये जो सूर्य की किरणें होते हैं उनको ये, एक सेकंड, ये जो सूर्य की किरणें होते हैं ये आपके पूरे साल, क्या होता है, पूरे साल 21 जून को लंबवत होती है। कब? इसीलिए 21 जून को सबसे बड़ा दिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सबसे बड़ा दिन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज का जो वो कितने हैं, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वो आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। कितने हैं? ये 11 है। जो कब कैसे कैसे हुआ? ये जो 22nd जो अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976, उसके तहत 10 यानी कि 10 जोड़ा गया था। उसके बाद 86th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 आया, उसमें से एक को जोड़ा गया था। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आपका जो एफडी है वो आपका पार्ट 4A में आता है और आर्टिकल 51A में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किस क्षेत्र को कहा जाता है? ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका 23 का जो आंसर हो जाएगा 23 का, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एग्रीकल्चर सेक्टर को कहा जाता है। ठीक है, ये लगभग जो एग्रीकल्चर है इसमें लगभग 60% पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर होता है वो 60% पॉपुलेशन को क्या करता है? रोजगार देता है। और भारत और एक चीज और, इसमें जो भारत का जो जीडीपी होता है, भारत का जो जीडीपी होता है उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? एग्रीकल्चर। ठीक है, तो कृषि का जो ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर, ये कृषि क्षेत्र की बड़ी जनसंख्याओं को एम्प्लॉयमेंट भी प्रदान करता है, यानी कि आजीविका। क्या करता है? आजीविका भी प्रदान करता है, आजीविका भी प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है कि सरहुल पर्व झारखंड के किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओराव, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 25 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी को हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, यानी कि यूवी रे से बचाती है? ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा
क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25 का बी। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं समताप मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश का गति लगभग कितना होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज एक्सप्रोमेटली। ठीक है, कितना होता है आपका, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, 27 में पूछा है कि झारखंड राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं। ठीक है, तो कोई भी स्टेट होता है ना, तो उसका संवैधानिक प्रमुख जो होता है ना, वो गवर्नर ही होता है। कौन होता है, गवर्नर, यानी कि राज्यपाल, राज्यपाल होते। लेकिन इसमें भी है कि जो वास्तविक और कार्यकारी जो शक्ति होता है, कार्यकारी जो शक्ति होता है, वो मुख्य रूप से किस पे निहित होता है, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री पे। ठीक है, यानी कि सीएम पे निहित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर। संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है, यानी कि आपको पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का पार्ट ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पार्ट 3। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट का जो 8 है, वो आपका हो जाएगा 12 to 35 तक। ठीक है, आइए इसके बाद इसको देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 पार्ट 2, ये जो पार्ट 2 है, ये है आपका सिटीजनशिप के लिए। किसके लिए, सिटीजनशिप के लिए होता है। और ये पार्ट 4 जो होता है, ये आपका डीपीएसपी के लिए होता है। ठीक है, और ये आपका जो होता है पार्ट 5 जो होता है, ये द यूनियन के लिए होता है। किसके लिए होता है, द यूनियन के लिए होता है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा फंडामेंटल राइट का जो पार्ट होता है, वो आपका 3, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो वो हो जाएगा आपका ब्लैक सॉइल, यानी कि काली मिट्टी। कॉफी के लिए कौन सा है, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी। ये जो काली मिट्टी में जो होता है ना, ब्लैक सॉइल में जो होता है ना, इसमें नमी होता है, उसका जो धारण करने की जो क्षमता होता है, नमी का जो धारण करने का जो क्षमता होता है, वो अत्यधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है, और ये जो ब्लैक सॉइल जो बनता है, वो ज्वालामुखी के लावा से बनता है। किससे बनता है, ज्वालामुखी के लावा से बनती है। ब्लैक सॉइल अगर देखा जाए इंडिया में कि सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ देखा जाता है ब्लैक सॉइल, तो ये आपको महाराष्ट्र, कहाँ पे, महाराष्ट्र में देखा जाता है आपका पहला। दूसरा आपका गुजरात में देखा जाता है, एमपी में देखा जाता है, कर्नाटका में देखा जाता है। सबसे ज्यादा आपका ब्लैक सॉइल यहीं पे मिलता है। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी और कर्नाटका में मिलती है। ठीक है, तो ये जो कपास होता है, ये कपास का जो खेती होता है ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा इसका उपज इसी में होता है। कपास के साथ साथ गन्ना, ये जो ब्लैक सॉइल होता है, कपास के साथ साथ आपका गन्ना, केला और ये ज्वार,
ज्वार का प्रोडक्शन अच्छा होता है। ये सारे का प्रोडक्शन ब्लैक सोइल में अच्छा माना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा रेड सोइल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं। ये रेड सोइल में ज्यादा क्या क्या उपज होता है, तो आपका हो जाएगा बाजरा, बाजरा हो जाता है, दालें होती हैं, मूंगफली होती है, ठीक है, मूंगफली होती है, गेहूं होता है, चावल होता है। कभी अगर नेक्स्ट एग्जाम कभी हो ना, तो अगर अभी तो ये ब्लैक सॉइल के बारे में पूछा कि कपास कहाँ पे किस मिट्टी में ज्यादा कपास का उपज किस मिट्टी में होता है ज्यादा, तो ब्लैक सॉइल होता है। कभी पूछेगा कि बाजरा की उपज किस मिट्टी में सबसे ज्यादा होता है, वो आप अभी बता दे रही हूँ कि इसीलिए मेरा बताने का पर्पस है कि अगर इन फ्यूचर कभी क्वेश्चन पूछ दे कि बाजरा की खेती, मूंगफली की खेती की किस मिट्टी में सबसे ज्यादा उपज होता है, तो वो हो जाएगा आपका रेडी सॉइल। तो लेटेराइट सोइल के बारे में थोड़ा जानते हैं, जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो जलोढ़ मिट्टी में इसमें जो है कि आपका सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो दो तरह की मिट्टी होती है इसमें। ठीक है, ये जो लेटेराइट मिट्टी जो हमारा है वो दो तरह की मिलती है। क्या क्या मिलती है इसमें? इसमें जो आपको मिल जाएगा, पहला जो होता है वो खादर होता है। क्या होता है इसमें लेटेराइट मिट्टी जलोढ़ में? ये खादर जो कि नई मिट्टी होती है, ये जो होती है वो नई मिट्टी होती है। दूसरा क्या होता है, ये बांगर। क्या होता है? बांगर, जो कि पुरानी मिट्टी होती है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो फिर ये बता दिए कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में आपको, जलोढ़ मिट्टी खादर और बांगर में मिलती है। ठीक है, और अब देखते हैं लेटेराइट मिट्टी के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? लेटेराइट। अभी जो हम एक्सप्लेन कर रहे थे वो एलुवियल सोइल के बारे में, जलोढ़ मिट्टी के बारे में बता रहे थे। ठीक है, अब देखते हैं ये जो लेटेराइट मिट्टी है, ठीक है, इसमें कम उर्वरकता होता है। ठीक है, इसके बावजूद भी यहाँ जो उपज होता है वो होता है चाय का होता है, चाय का होता है, कहवा का होता है, यानी कि कॉफी का होता है, रबर रबर और काजू काजू, और जो हमारे मसाले होते हैं, मसाले उनके जैसे कि काली मिर्च, यानी कि काली मिर्च की उपज होती है कहाँ पे? लेटेराइट सोइल पे। तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक सोइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 30 नंबर आरबीआई का पूर्ण, यानी कि आरबीआई का फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें इसको बोलते हैं बैंकर्स ऑफ बैंक भी बोला जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकर्स ऑफ बैंक भी बोला जाता है। ये प्रोवाइड करवाता है, क्या क्या आपको प्रोवाइड करवाता है? ये करेंसी नोट को भी प्रोवाइड करवाता है। क्या करता है? करेंसी नोट को प्रोवाइड करवाता है आपका। फिर ये कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। और जो आरबीआई जो आया था, आरबीआई का जो स्टैब्लिश जो हुआ था, ये अकॉर्डिंग टू जो अकॉर्डिंग देखा जाए इसका 1934 का जो आरबीआई एक्ट आया था, उसके आरबीआई एक्ट आया था, उसी के अकॉर्डिंग 1935 में इसका गठन किया गया था। किसका? आरबीआई को। ठीक है, और इसका जो आरबीआई का जो रीजनल ऑफिसेस है अभी प्रेजेंट टाइम पे, जो आरबीआई का जो रीजनल क्या रीजनल जो ऑफिसेस है वो 4 जगह है। कितने जगह है? 4 जगह। पहला आपको मिल जाएगा मुंबई में मिल जाएगा। ठीक है, मुंबई। दूसरा कोलकाता। तीसरा है आपका न्यू दिल्ली, और फोर्थ नंबर है आपका चेन्नई। हेडक्वार्टर अभी इसका मुंबई है। ठीक है, इसका आरबीआई का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन जाने से पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को कि अगर हमारी क्लासेस आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, और जो मैं पी बाई क्यू लाई हूँ जेपीएससी का, वो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है और ये क्लासेस को अगर आगे करना है, तो प्लीज एक बार वेब्स अकेडमी जो है उसको लाइक कर दीजिएगा प्लीज, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट होके और भी जो अभी जो आज जो
जेपीएससी ने जो कैलेंडर जारी किया है, जेपीएससी ने जो कैलेंडर जारी किया है जो सारे एग्जाम के लिए, ठीक है, जो सारे एग्जाम्स होने वाले हैं उसके सारे क्लासेस में मैं लेके आऊंगी। जैसे कि जेपीएससी जेट के लिए मैं क्लासेस लेना चाह रही हूँ आप लोगों को, एमसीक्यूज लेके आऊंगी सारा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 के लिए मैं कॉमर्स, मैनेजमेंट और हिस्ट्री का जो बेसिक होता है वो करवाऊंगी, और पेपर 1 के लिए मैं करवाऊंगी आपका सारा जितना भी सिलेबस है वो सारा एमसीक्यूज। अगर आप लोग को इफ यू वांट बेसिक क्लासेस तो मैं देन आई प्रोवाइडेड ऑल क्लासेस, ओके। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास की ओर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सारे क्लासेस लेने के लिए पता है आपको वेब्स एकेडमी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा क्लासेस का। क्या नोटिफिकेशन मिलेगा क्लासेस का? अगर आपको बेचांस नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हो और नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो आप जाके वेब्स एकेडमी 24 टेलीग्राम चैनल है उसमें जाके आप जुड़िएगा, क्योंकि वहाँ पे डेली लिंक शेयर किया जाता है और पीडीएफ भी आपको वहीं से मिलेगा। जो भी आपका क्वायरीज रहेगा आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हो। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? पूछा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 31 का, ये हो जाएगा आपका, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 5 जून को मनाया जाता है क्या? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है। तो उसके ये 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, यानी कि विश्व विश्व वन दिवस, ठीक है। और एक चीज और है इसमें, 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस भी मनाया जाता है। कभी बेचांस ये क्वेश्चन में पूछ दे कि विश्व पीस डे कब मनाया जाता है, तो वो आपका हो जाएगा 21 सितंबर, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा फॉरेस्ट के लिए वन दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। और ये 16 जून को क्या मनाया जाता है? ये दिन मनाया जाता है आपका अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है, ये बताना भूल गई थी। जो 22 अप्रैल होता है इस दिन अर्थ डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अर्थ डे, ओके, व्हाट इट। आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो है कि जैसे कि आप मान लो कि ये ए है, ठीक है, ये क्या है? हाँ, ये पूछ रहा है कि कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका ए बी हो गया, और ये आपका ओ हो गया, ठीक है। तो इसमें जो होता है, जो हमारा और इसका इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, जो ओ होता है, ये जो जो सबको दे सकता है। क्या कर सकता है? सबको दे सकता है। इसमें जो होता है, इसमें जो होता है ओ, उसमें भी ओ नंबर का जो होता है ना ब्लड, वो ओ नेगेटिव, जो ओ नेगेटिव होता है ना वही ब्लड दे सकता है। क्या? वही ब्लड दे सकता है सभी को, यही सार्वभौमिक होता है, जिसको बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। और ये जो ओ प्लस होता है, ओ प्लस जो होता है ये भी आपका यूनिवर्सल डोनर होता है। ये किसको, सॉरी हट गया। अब इसको देखते हैं कि जैसे कि ओ प्लस, ठीक है, एक सेकेंड, ओ प्लस, ठीक है। ओ प्लस आपको क्या करता है? जो प्लस होता है ये ए प्लस, बी प्लस और ए प्लस और बी प्लस से लेता है, बट ए बी प्लस और ओ प्लस को ये देता है। कौन? ओ पॉजिटिव, ठीक है। और ओ जो
ओ जो नेगेटिव होता है ये आपका ए प्लस और को भी देता है, और ये तो सार्वभौमिक, ये सबको देता है, ये सबको देता है, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा जान लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए का जो ए जो ब्लड ग्रुप का होता है, ये जो होता है ये ए प्लस और ए बी प्लस को देता है, क्या करता है, देता है। लेता किससे है ये ए प्लस और ए ओ प्लस और ओ नेगेटिव से ए लेता है, और ए बी क्या करता है, ए बी जो आपका है ए बी प्लस को देता है, ठीक है। और ये सभी से लेता है, ये सभी से लेता है। कभी कभी क्वेश्चंस में होता है ना कि जैसे अभी क्वेश्चन में पूछा कि कौन सा ऐसा यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप है जो डोनर है, सबको देता है, ठीक है। तो कभी ऐसा पूछ दे कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है कि सभी से लेता है, तो वो आपका हो जाएगा ए बी, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा देख लेते हैं ब्लड ग्रुप बी के बारे में। जो ब्लड ग्रुप ए होता है वो बी प्लस और ए प्लस बी को देता है, ठीक है। और लेता किससे किससे है, ये ओ प्लस से लेता है, ओ नेगेटिव से लेता है, फिर बी प्लस से लेता है और बी नेगेटिव से लेता है। बट बी ऐसा है ना कि ए से और ना ही ए बी से, दोनों से ना किसी को लेता है और ना किसी को देता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 32 का हो जाएगा ओ डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2022 का मेजबानी किस देश ने किया था, किस देश ने किया था, ये कतर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, कौन, कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि झारखंड के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका 34 का ऑप्शन नंबर बी एग्रीकल्चर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एग्रीकल्चर। 35 नंबर क्वेश्चन, ये सारी चीज एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन का हो गया था आपका एग्रीकल्चर आंसर, ठीक है। अब देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ये हमारा हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने दिए थे। करो या मरो का नारा कब दिए थे, जो भारत छोड़ो जब आंदोलन हो रहा था ना, भारत छोड़ो आंदोलन, उस टाइम इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिए थे, ठीक है। कब, 1992 में, ठीक है। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या क्या था, ठीक है, इनका भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जो नारा था वो था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इनका ये नारा था, ठीक है। अब भगत सिंह का क्या था, इनका था इनकलाब जिंदाबाद। और एक और था, वो था, वे मुझे मार मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं, क्या बोल, उन्होंने कहा था कि वे मुझे मार सकते हैं बट मेरे विचारों को नहीं मार सकते हैं। इनका भी एक नारा था, आराम हराम है, जो आजकल यूज किया जाता है, आराम आराम है, वो नेहरू जी ने का बोला हुआ शब्द है कि आराम हराम है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा करो या मरो का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। इन लोगों का नारा बताने के पीछे का मेन पर्पस मेरा यही था कि मैं भी आज गांधी जी के बारे पूछा कि करो या मरो, ठीक है। तो कभी पूछ दे कि तुम मुझे खून दो आ जाए, तो ये आप बता सकते हो। कभी इनकलाब जिंदाबाद किसने बोला, तो ये आप बता सकते हो। वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भगत सिंह का है। आराम हराम है, पता होना चाहिए कि नेहरू जी का दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 36 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 36 नंबर क्वेश्चन का, ये 5 ईयर का होता है। कितने ईयर का होता है, 5 ईयर का होता है, 5 ईयर का होता है, ठीक है। और ये राष्ट्रपति के साथ साथ आपका ये पीएम का भी वही है,
जो हमारे पीएम होते हैं उनका भी कार्यकाल और सीएम का भी और सबका, इन लोगों का 5 ईयर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर को, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये सारे क्वेश्चन आगे हैं, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि वो जब क्वेश्चन आएंगे तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका फिर? 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन बोला कि हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है? प्रीवियस क्लास में आप जाके देख लीजिएगा, वहां पे ये क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेनेशन प्रॉपर वे में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर ये 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी बाकी सबों का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। ठीक है, पीछे का क्लासेस में आप वहां से जाके देख सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका? इसका जो फॉर्मूला होता है N2, वो बोलते हैं इसके नाइट्रस ऑक्साइड का जो गुण सूत्र होता है वो N2O होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 39 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कर्मा पर्व, जो कर्मा पर्व होता है झारखंड में, वो आपका किससे संबंधित है? तो कर्मा पर्व हमारा किससे संबंधित है? वो है आपका ट्रीज एंड नेचर, यानी कि वृक्ष एवं प्रकृति से संबंधित है। किससे? प्रकृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया था? यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा दिया जाता है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा किया जाता है। हमारा जो अभी जो हैप्पीनेस जो वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट आया है हमारा 2025 का, उसमें जो इंडिया का जो रैंक है वो है 118th। ठीक है, और अगर फर्स्ट का भी पूछ दे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो 2025 में जो हुआ था उसमें फर्स्ट रैंक किसका है? तो वो हो जाएगा आपका फिनलैंड का। किसका हो जाएगा? आपका फिनलैंड का। कभी प्रीवियस ईयर का अगर मान लीजिए कि पूछ दे कि 24 में इंडिया का रैंक क्या था, 25 का भी याद रखना पड़ेगा, 24 का। 2024 में जो इसका रैंक था वो था 126। इंडिया इम्प्रूव किया है, अभी 2025 में कितना आ गया है? 118। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में कि गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा था? जो गरीबी हटाओ था जो नारा था वो किस पंचवर्षीय योजना में बोला गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5th 5 ईयर प्लान में। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका ड्यूरेशन क्या था आपका? 1974 टू 1979। और इसी में आपका ये न्यूनतम आवश्यक जो कार्यक्रम थे ये इसी के थ्रू लाए गए थे। और आपका गरीबी हटाओ इसी में हुआ था, रोजगार और न्याय की बातें भी इसी में की गई थी। किसमें? फिफ्थ ईयर प्लान, 5th ईयर प्लान में। और कृषि, रक्षा, आत्मनिर्भरता सब इसी में दिया गया था। ठीक है, और एक चीज था इसमें 5th 5 ईयर प्लान में कि इसमें 20 पॉइंट्स प्रोग्राम थे। ठीक है, इसमें 20 पॉइंट प्रोग्राम भी लाया गया था किसके अंदर? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा देखते हैं थर्ड में क्या है? थर्ड में आपका क्या है? ये इसका जो ड्यूरेशन पीरियड था 1961 टू 1966 था। इसका मुख्य लक्ष्य था कृषि। इसका मुख्य जो लक्ष्य था वो कृषि और उद्योग था, यानी कि औद्योगिकरण। क्या था? औद्योगिकरण था। ठीक है,
और अभी जो झारखंड का जो बोकारो बोकारो जो स्टील प्लांट बना हुआ है, स्टील प्लांट 1964 में बना था, वो आपका 3rd 5th ईयर प्लान के में ही बना था। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं 4th 5th ईयर प्लान क्या कह रहा है। इसका जो ड्यूरेशन पीरियड था आपका 1969 टू 1974। इसको ये जो 4th 5 ईयर प्लान है, इसको गाडगिल जो थे ना, गाडगिल फॉर्मूला, गाडगिल ये फॉर्मूला से रिलेट करता है। ठीक है, इसमें भी आपका क्या था, इसमें भी आपका कृषि उद्योग और बुनियादी ढांचे की बात की गई थी, कृषि उद्योग और बुनियादी ढांचे की बात की गई थी। ठीक है, तो 6th 5 ईयर प्लान में भी देख लेते थोड़ा सा क्या है ब्रीफ में। इसमें था कि आर्थिक उदारीकरण का बात किया गया था। क्या किया गया था? आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण को नियंत्रण में, आर्थिक उदारीकरण का नियंत्रण पर जोर दिया गया था। और इसी में जनसंख्या नियंत्रण का बात किया गया था। क्या? जनसंख्या नियंत्रण का बात 6th 5 ईयर प्लान में ही किया गया था। इसका जो ड्यूरेशन पीरियड था आपका हो जाएगा 1980 टू 1985। तो ठीक है, तो फिर आपका गरीबी हटाओ का जो मुख्य नारा था वो आपका किस में दिया गया हुआ था? तो वो आपका दिया गया था 5th 5 ईयर प्लान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। ठीक है, इसमें होता है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो जो आपका होता है वो आपका आर्टिकल नंबर हो जाएगा 155 के अकॉर्डिंग किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? सॉरी, थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, तो कोई नहीं, क्लियर हो गया। वो हो जाएगा आपका 155 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है, जो राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यपाल का नियुक्त किया जाता है, आर्टिकल 155 में जो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं उनके द्वारा राज्यपाल का नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसमें 53 देख लेते हैं। क्या 53 जो होता है वो आपका जो प्रत्येक राज्य के लिए, जो प्रत्येक राज्य है उनके लिए एक राज्यपाल होना चाहिए, एक एक क्या होना चाहिए? राज्यपाल होना चाहिए। और ये भी कहता है कि एक एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक से अधिक स्टेट के लिए राज्यपाल वो हो सकते हैं। एक से अधिक स्टेट के लिए एक ही व्यक्ति राज्यपाल हो सकते हैं। तो 153 नंबर क्या कहता है कि राज्य के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए। 154 आर्टिकल कह रहा है कि इसमें देखते हैं कि ये बात करता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो कि किसमें निहित होता है? राज्यपाल पे। किसमें निहित होता है? राज्यपाल पे। ठीक है, और 156 बोलता है कि राज्यपाल का क्या? राज्यपाल का कार्यकाल 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 और अवधि का बात करता है। किसका बात करता है? अवधि का। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 155। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 43 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? एरिया वाइज अगर देखा जाए, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, तो ये तो एरिया वाइज पूछा, तो एरिया वाइज राजस्थान पहले नंबर पे होता है। तो दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे एमपी है। तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। और उसके बाद फिर
यूपी आ जाएगा, उसके बाद कौन आ जाएगा, यूपी आ जाएगा। अगर आपको पूछ दे कि पॉपुलेशन वाइज इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा फर्स्ट में, वो आपका पहले नंबर पे आ जाएगा यूपी, देन महाराष्ट्र, कौन आ जाएगा, महाराष्ट्र, फिर आपका थर्ड नंबर पे आ जाएगा बिहार। ओके, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान एरिया वाइज लार्जेस्ट ऑफ इंडियन स्टेट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। 44 क्वेश्चन में ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल था, ओजोन परत के सुरक्षित से कौन सा प्रोटोकॉल था, तो वो है आपका क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, हो जाएगा कौन, मॉनिटरी प्रोटोकॉल। मॉनिटरी प्रोटोकॉल का जो मेन जो उद्देश्य था ना, ये ओजोन के नुकसान को पहुंचाने वाले जो भी पदार्थ को समाप्त करना था। क्या था, पदार्थों को समाप्त करना था। ठीक है, और ये जो बना है ये आपका बना था 1987 में। ठीक है, बना था, लेकिन लागू कब हुआ था आपका 1989 में लागू हो गया था। और आपका जो होता है कि 16 सितंबर को विश्व विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका 16 सितंबर को बनाया जाता है, क्या, विश्व ओजोन दिवस। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये है कि ये जलवायु परिवर्तन एंड ग्रीन हाउस गैस के लिए था। ठीक है, किसके लिए था, ग्रीन हाउस गैस के लिए था। ठीक है, ये आया कब था, ये आपका जो आया था वो 1997 में आया था, बट इसका जो प्रॉपर काम चालू हुआ वो 2005 से ये लागू हो गया था। क्या हो गया था, लागू हो गया था। अब थोड़ा सा पेरिस एग्रीमेंट देखते क्या है पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट ये कब हुआ था, 2015 में। कब, जब हमारा कोप 21 हुआ था के तहत लाया गया था। ठीक है, जो कोप 21 हुआ था उसी के तहत में हमारा पेरिस एग्रीमेंट हुआ था कब, 2015 में। ये जो है, ये इसका जो मेन लाने का जो उद्देश्य था वो था वैश्विक जो हमारा तापमान होता है, तापमान मीन्स दैट की टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर जो हमारा टेम्परेचर था 2 डिग्री सेल्सियस से कम करके, जो 2 डिग्री जो सेल्सियस होता था उसको कम करके नीचे लाना था, कितना, 1 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना था। इसलिए क्या किया गया था, पेरिस एग्रीमेंट किया गया था कब, 2015 में। ठीक है, थोड़ा सा बेसेल देखते हैं क्या है। बेसेल में ये है कि आपका 1989 में आया था, बट लागू कब हुआ आपका 1992 में। ठीक है, इसका जो लाने का जो मेन उद्देश्य था वो था जो खतरनाक जो कचरा, यानी कि कचरा जो वेस्ट जो डस्ट होते हैं उसको क्या करना था, प्रबंधन करना था। ठीक है, इसके लिए क्या क्या करना था, प्रबंधन यानी सुनिश्चित करना था। ठीक है, तो बेसेल के बारे में समझ गया। इसका जो 44 का जो आंसर हो जाएगा, मॉनिटरी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग क्या किया गया था, ओजोन परत का सुरक्षा संबंधी किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी। ये क्या है आपका, साधारण नमक है, क्या है, साधारण नमक है जो सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है ये आपका, सोडियम
क्लोराइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सफलतापूर्वक उतरने वाला भारतीय मिशन कौन सा था? तो आपका हो जाएगा कौन सा था? चंद्रयान 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये यहाँ पर। ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव में उतरने वाला, ये दक्षिणी ध्रुव में उतरने वाला देश का हमारा जो भारत देश है, यह चंद्रमा दक्षिणी ध्रुव में उतरने वाला पहला है। ठीक है, जो कि हमारा देश इंडिया बना है, जो दक्षिणी ध्रुव में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या है। 48 में एक मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? यानी कि विच अमेंडमेंट एक्ट एडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आंसर बी, 22nd अमेंडमेंट एक्ट 1973 के अकॉर्डिंग किया गया था। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन सारा दिया हुआ है आपका प्रीवियस ईयर क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चंस और भी आगे हैं, सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मैं इन सारे को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। 49 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड का कौन सा जिला झरिया कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कौन सा जिला जो कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धनबाद। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि ₹5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष स्वास्थ्य बीमा कवरेज कौन सा योजना देता है? कौन देता है? तो 5 लाख जो पर फैमिली ईयर जो इंश्योरेंस कवर करता है, वो कौन देता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयुष्मान भारत। कौन सा योजना देता है? आयुष्मान भारत, यानी कि प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना के अंतर्गत हर परिवार को 5 लाख रुपीज किसके लिए? स्वास्थ्य बीमा के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो आज का मेरा इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट मैं PYQ करवाऊंगी, उस टाइम 2023 का आगे का 50 क्वेश्चंस लेके आऊंगी मैं। अगर आपको हमारे क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वैप्स एकेडमी को शेयर कर दें, और जितने भी आपके क्वायरीज है आप कमेंट बॉक्स पे प्लीज लिखा करें कि क्या आप लोग का नीड है। ठीक है, आपके जरूरतों के अकॉर्डिंग फुलफिल किया जाएगा वैप्स एकेडमी की ओर से। और अभी जो कैलेंडर जारी हुआ है JPSC का, तो आप जिस भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप कमेंट में जाके बताएं कि आपको इस पेपर के लिए आपको क्लासेस चाहिए, तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। और स्पेशली मैं बता रही हूँ कि JPSC का जो अभी आया है कैलेंडर, उसमें कुछ जो एग्जाम्स हैं उसका मैं PYQ लेके आने वाली हूँ। तो ठीक है, आपको अगर हमारे क्लासेस अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। ठीक है, बाय, थैंक यू।